वेलकम टू द डे 3 ऑफ अलाइट मोशन कंप्लीट वीडियो एडिटिंग सीरीज। पहली दो वीडियोस के अंदर हमने अलाइट मोशन के ऑलमोस्ट सारे के सारे बेसिक्स डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो से हम एडवांस लेवल चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अलाइट मोशन के अंदर इफेक्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन्हीं इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जिनको आप 90% वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर रहे होगे। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट्स डाइव इनटू द इफेक्ट्स लाइब्रेरी। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लेयर ऐड कर ली है। लेयर पर टैप करने पर आपको नीचे की साइड इफेक्ट्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं मल्टीपल इफेक्ट्स को ऐड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आप में से कोई बिगनर नहीं है तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब इस एक लेयर के अंदर मल्टीपल इफेक्ट्स ऐड हो चुके हैं। हर इफेक्ट के साथ इस तरह की इकाई देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपके इफेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो डिसेबल हो जाएंगी, यानी वो आर्जी तौर पर काम करना छोड़ देंगी। अगर आप उनको दोबारा इनेबल करना चाहते हो तो आपने इसी आई के ऊपर टैप करना है। इसी के राइट साइड आपको 3 लेयर्स देखने को मिल जाएंगी। इन पर लॉन्ग प्रेस करके आप इनकी अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हो। ऊपर की साइड ड्रैग करोगे तो ऊपर वाला इफेक्ट नीचे की साइड आ जाएगा और ये इफेक्ट ऊपर चला जाएगा, और नीचे की साइड ड्रैग करोगे तो नीचे वाला इफेक्ट ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। इधर आपको स्टार्टिंग के अंदर एक छोटी सी रेक्टेंगल भी देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपके इफेक्ट की सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। दोबारा अपने इफेक्ट की सेटिंग को क्लोज करने के लिए आपने इसी आइकन पर टैप करना है। आप किसी भी इफेक्ट को रिमूव करने के लिए सिंपली उस पर लॉन्ग प्रेस करो और उसे छोड़े बगैर लेफ्ट साइड पर ड्रैग कर दो, आपका इफेक्ट रिमूव हो जाएगा। आप किसी भी इफेक्ट की सेटिंग को ओपन करो, इधर आपको 3 डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर टैप करना है। इधर हमें 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आता है इफेक्ट्स डिटेल का। इस पर टैप करने पर आपको इफेक्ट की बेसिक गाइड देखने को मिल जाएगी, यानी इस इफेक्ट का यूज़ क्या है। अगर आप एक बिगनर हो तो आप इस तरह भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। आप इस क्रॉस वाले आइकन पर टैप करो और इधर से बैक आओ और दोबारा इन 3 डॉट्स पर टैप करो। इसके नीचे ऑप्शन आता है रीसेट टू डिफॉल्ट्स। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपकी इफेक्ट की जितनी भी सेटिंग चेंज थी वो रीसेट हो जाएगी। दोबारा इन 3 डॉट्स पर टैप करो। इसके नीचे ऑप्शन आता है डुप्लीकेट का। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो इस तरह का एक और इफेक्ट आपकी लेयर के अंदर ऐड हो जाएगा। इसके नीचे ऑप्शन आता है कॉपी इफेक्ट का। आप इस इफेक्ट को इधर से कॉपी करके किसी और लेयर के अंदर भी पेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं इसी लेयर के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। कॉर्नर के अंदर ध्यान से देखो तो हमें 3 डॉट्स देखने को मिल जाते हैं। आपने इनके ऊपर टैप करना है। इधर 2 ऑप्शंस हैं, कॉपी इफेक्ट, पेस्ट इफेक्ट। पेस्ट इफेक्ट पर टैप करो। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो आपका इफेक्ट पेस्ट हो जाएगा। दोबारा इन्हीं 3 डॉट्स पर टैप करो और पहले वाले ऑप्शन पर टैप कर दो, कॉपी इफेक्ट्स। इस ऑप्शन की मदद से आप मल्टीपल इफेक्ट्स को कॉपी कर सकते हो। दोबारा किसी भी इफेक्ट की सेटिंग को ओपन करो। इधर साइड पर आपको एक डिलीट वाला आइकन भी देखने को मिल जाता है। इधर से भी आप अपने इफेक्ट को डिलीट कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट्स के अंदर आपको नीचे की साइड भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, लेकिन ये चंद के इफेक्ट्स के अंदर ही होती है। इसके अंदर आपको एग्जैक्टली बताया जाता है कि इस इफेक्ट का यूज़ क्या है। आई होप अगर आप में से कोई बिगिनर है तो उसे ये बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम ऐसे इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल इजी होंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट्स की तरफ जाऊंगा। अलाइट मोशन के सारे इफेक्ट्स एक वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं हो सकते, इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं इफेक्ट्स को डिस्कस करूंगा जिनको आप ज़्यादातर वीडियोज़ के अंदर इस्तेमाल करोगे। हमारा पहला इफेक्ट है फेड इन आउट। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है। जो भी इफेक्ट आपने सर्च करना हुआ, ये वो चीज़ें जो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फेड इन हमारी स्टार्टिंग एनिमेशन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है पहले ऑब्जेक्ट आपका इनविजिबल होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होगा। ये इस टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। फेड आउट हमारी लेयर की एंडिंग एनिमेशन को कंट्रोल करता है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट विजिबल स्टेट से इनविजिबल स्टेट की तरफ जाता है। नॉर्मली हम इन दोनों की टाइम ड्यूरेशन को 0.3 से 0.6 के दरमियान एडजस्ट करते हैं, लेकिन आप अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन के मुताबिक इस टाइम ड्यूरेशन को सेट कर सकते हो। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज वाइप। इसके लिए मैंने एक छोटा सा आर्टिकल ऐड कर लिया है और एक रेक्टेंगल को भी ऐड कर लेते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। अच्छी तरह एडजस्टमेंट करने के बाद आपने इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है वाइप। इसे आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। इधर बिगनर्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। इधर कभी भी स्टार्ट की वैल्यू को 0 से डिक्रीज नहीं करना और एंड की वैल्यू को कभी भी 100 से इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं होगा। एंड की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो ये आखिर से पीछे की साइड वाइप होगा, और अगर स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो ये लेयर के स्टार्ट से आगे की साइड वाइप होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब इससे एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। लेयर के स्टार्ट में आना है,
और n की वैल्यू को 0 पर सेट कर देना है। इधर एक की फ्रेम को ऐड करो। अब मैं लेयर के आखिर पर जा रहा हूँ, आप अपनी टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक जा सकते हो। इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड करना है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रह कर आपने n की वैल्यू को 100 पर सेट कर देना है। अगर नीचे की साइड स्क्रॉल करो तो आपको दो और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एंगल एंड फेदर। अगर आप फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो ये आपके हार्ड एजेस को स्मूथ कर देगा, यानी हल्का हल्का आखिर से ब्लर कर देगा। एंगल को ऑप्शन ये डिसाइड करता है कि ये एनिमेशन किस साइड से अपीयर होगी। इधर से सैरो पर टैप करके बैक आओ, ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर टैप करो, इधर डार्कन वाले ऑप्शन पर टैप करना है और इधर से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेना है। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑसिलेट। इसे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इधर सबसे ऊपर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, एंगल, डेप्थ, ऑर्बिट। बाय डिफॉल्ट एंगल सिलेक्ट होगा। इसके स्टार्ट के अंदर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, एंगल, फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड। सबसे पहले मैग्नीट्यूड वाले ऑप्शन पर टैप करो। ये ऑप्शन ये डिसाइड करता है कि ये ऑसिलेट करने के दौरान कितनी दूर तक जाएगा। उसके ऊपर ऑप्शन आता है फ्रीक्वेंसी का, ये डिसाइड करता है कि ऑसिलेट करने के दौरान इसकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी। और सबसे ऊपर ऑप्शन आता है एंगल का। एंगल का ऑप्शन ये डिसाइड करता है कि इसकी ऑसिलेशन किस साइड से होगी। जैसे अगर आप इसका एंगल 90 डिग्री पर सेट करते हो तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। नीचे की साइड और भी ऑप्शंस हैं लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं, मैंने उनको ट्राई किया है एनिमेशन क्रिएट करने के दौरान। इसके साथ ऑप्शन आता है डेप्थ का। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो ये बॉल की तरफ बाउंस करना शुरू कर देगा। ये बाउंस एनिमेशन सिर्फ स्पेसिफिक प्लेस पर होगी, इसका कोई एंगल नहीं होगा, यानी ये सिर्फ एक ही जगह पर बाउंस करेगा। अब इसके साथ ऑप्शन आता है ऑर्बिट का। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो ये गोल गोल घूमना शुरू कर देगा एक ऑर्बिट के अंदर। मैं 90% एंगल वाले ऑप्शन का यूज करता हूँ, तो उससे जिस तरह की एनिमेशन मैं क्रिएट करता हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ। उस पर टैप करो। इधर आपने एंगल की वैल्यू को 20 पर सेट कर देना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 0.04 पर सेट कर देना है और मैग्नीट्यूड की वैल्यू को 20 से 25 के दरमियान एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट स्मूथ तरीके से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज क्रोमा की। इसके लिए मैंने एक PNG ऐड कर ली है। इसके ऊपर मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करता हूँ। ऊपर की साइड ये आपको क्रोमा की वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब इस बार आपने इस पर टैप करके सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपकी वीडियो से ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगा। मेरी सिचुएशन में ग्रीन कलर था, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस कलर बॉक्स के अंदर अपनी मर्जी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, जिस कलर को आप रिमूव करना चाहते हो। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा थ्रेशोल्ड। अगर आपकी वीडियो से वो स्पेसिफिक कलर रिमूव नहीं होता तो आपने इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो वो कलर खुद ब खुद रिमूव होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू को आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा करोगे तो आपकी वीडियो के पिक्सल्स फटना शुरू हो जाएंगे। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज सॉलिड कलर। इसके लिए मैंने एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लिया है। जैसे ही आप इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड करोगे तो आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह हो जाएगा। सबसे पहले इधर आपको ऊपर एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। इधर से मैं अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। फिर उसके नीचे अल्फा का ऑप्शन होगा, आपने उसको नहीं छेड़ना। और उसके नीचे ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग मोड का। इधर बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सिलेक्ट होता है, इस पर टैप करके आपने मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो जाएगा। इस तरह के बैकग्राउंड आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। और हाँ, अल्फा का ऑप्शन ओपेसिटी को कंट्रोल करता है। इधर अगर चाहो तो आप उसकी ओपेसिटी को लो कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज स्मूथ एजेस। इस इफेक्ट को आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना है जिसके कॉर्नर बहुत ज्यादा शार्प हो, क्योंकि ये एजेस को राउंड करने के काम आते हैं। जैसे ही आप स्ट्रेंथ की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो इसके एजेस राउंड होना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर पहले से एक इफेक्ट मौजूद है, उसे रिमूव करते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज विग्नेट। इसे भी स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लो। आपके ऑब्जेक्ट के एजेस के अराउंड एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। इसकी सेटिंग के अंदर आपको पहला ऑप्शन साइज का देखने को मिल जाता है, जिसकी वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये ब्लैक स्क्रीन बाहर की तरफ जाएगी, और अगर डिक्रीज करते हो तो ये ब्लैक स्क्रीन अंदर की तरफ जाएगी। इसके नीचे ऑप्शन आता है राउंडनेस का। इसकी वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये अंदर की साइड से राउंड होना शुरू हो जाएगा। इसकी अंदर की साइड एक ऐसी शेप बनेगी जिस तरह की ओल्ड टीवीज होती हैं। इसके नीचे ऑप्शन आता है फेदर का। फेदर की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये आपके हार्ड एजेस को स्मूथ कर देगा, यानी ये अंदर की साइड इस ब्लैक स्क्रीन को ब्लर करेगा। इसके नीचे ऑप्शन आता है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इतनी ये ज्यादा ब्लैक स्क्रीन विजिबल होगी,
और अगर आप स्ट्रेंथ की वैल्यू को 0 पर सेट करते हो तो ये इनविजिबल हो जाएगी। नीचे ऑप्शन आता है टेंट का, जिसे अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये ब्लैक स्क्रीन और ज़्यादा डीप हो जाएगी। नीचे की साइड आपको कलर बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिधर से आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपने ब्लैक कलर को ही रहने देना है, क्योंकि ज़्यादातर विग्नेट इफेक्ट हम ब्लैक कलर के अंदर ही क्रिएट करते हैं। इस इफेक्ट का ज़्यादातर यूज़ हम तब करते हैं जब हमने कोई ओल्ड सीन दिखाना होता है। सिंपली हम इस इफेक्ट को ऐड कर देते हैं, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करते। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज ग्लो। इसे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। मैंने एग्जांपल के लिए एक शेप के ऊपर ऐड किया है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर पहला ऑप्शन आता है रेडियस का। ये ऑप्शन ये डिसाइड करता है कि आपका ग्लो किधर तक जाएगा। एग्जांपल के लिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसके नीचे ऑप्शन आता है अल्फा का। अल्फा का ऑप्शन इधर ओपेसिटी को कंट्रोल करता है। इसकी वैल्यू को अगर आप ज्यादा करते हो तो आपका ग्लो ज्यादा विजिबल होगा। उसके नीचे ऑप्शन आता है हार्डनेस का। इसकी वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपके एजेस हार्ड हो जाएंगे, कुछ इस तरह। और अगर 0 से 0.04 के दरमियान एडजस्ट करते हो तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर एक परफेक्ट ग्लो ऐड हो जाएगा। उसके नीचे एक कलर बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो ये डिसाइड करता है कि आपके ग्लो का कलर कैसा होगा। ब्लेंडिंग मोड के अंदर बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होगा, उसे नॉर्मल ही रहने दो, उसको नहीं डिस्कस करते, वरना चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साबित हो जाएंगी। आप एक परफेक्ट सा ग्लो क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपने रेडियस की वैल्यू को 140 पर सेट कर देना है, अल्फा की वैल्यू को 100 पर सेट कर देना है और हार्डनेस की वैल्यू को 0.02 पर सेट कर देना है। उसके बाद आपका परफेक्ट ग्लो ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट इफेक्ट इज सॉफ्ट ग्लो। इसके लिए मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर लिया है, इसके ऊपर आपने सॉफ्ट ग्लो को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब इस इफेक्ट की मदद से मैं डायरेक्ट ग्लो ऐड करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सबसे पहले नीचे हो, इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आउटर ग्लो। इसकी वैल्यू को फुल कर दो। उसके ऊपर ऑप्शन होगा अल्फा का, वो बाय डिफॉल्ट 100 पर होगा, उसे आपने 100 पर ही रहने देना है। उसके ऊपर आपको एक ब्लेंडिंग की लाइन देखने को मिल जाएगी, उसे आपने 0 पर सेट कर देना है। कलर बॉक्स के अंदर आपने व्हाइट कलर सिलेक्ट करना है। उसके ऊपर ऑप्शन आता है हाईलाइट का, इसकी वैल्यू को भी आपने फुल कर देना है। कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस की वैल्यू को भी आपने फुल कर देना है। ऊपर ऑप्शन आता है डिफ्यूजन का, आप इसको हल्का हल्का इंक्रीज करो। जैसे ही आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोबारा नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाओ और इसकी वैल्यू को 30 पर सेट कर दो। अगर आपको लगता है कि इसका ग्लो बहुत ज़्यादा है तो आपने इसकी लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है। जो लेयर नीचे होगी उससे आपने इस इफेक्ट को रिमूव कर देना है और जो लेयर ऊपर होगी उसकी ओपेसिटी को आपने लो करना शुरू कर देना है। ये ग्लो को कम करने की एक परफेक्ट ट्रिक है, अदरवाइज इस इफेक्ट की सेटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साबित होगी। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज टेक्स्ट स्पेसिंग। इस इफेक्ट को भी इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर ही ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। अगर लेटर स्पेसिंग की वैल्यू को डिक्रीज करते हो तो लेटर्स के दरमियान जो गैप है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर लेटर्स के दरमियान गैप को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपने इसे प्लस की साइड लेकर जाना है और अगर डिक्रीज करना चाहते हो तो इसे आपने माइनस की साइड लेकर जाना है। इसके नीचे ऑप्शन होगा लाइन स्पेसिंग का, ये लाइंस के दरमियान जो गैप है उसे रिमूव करने के काम आते हैं। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज इनर ग्लो। इसे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इधर पहला ऑप्शन आपको रेडियस का देखने को मिल जाता है, जो ये डिसाइड करता है कि ये ग्लो कितना अंदर तक जाएगा। उसके नीचे ऑप्शन होगा अल्फा का। अल्फा का ऑप्शन इधर ओपेसिटी को कंट्रोल करता है, यानी आपका ग्लो कितना विजिबल होगा। अगेन इधर आपको हार्डनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल के तौर पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगेन नीचे की साइड कलर बॉक्स है, जो ये डिसाइड करता है कि इसके ग्लो का कलर कैसा होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको ग्लो ऐड करना है तो आप इस इफेक्ट का यूज कर सकते हो। इनर एजेस के ऊपर एक परफेक्ट सा ग्लो ऐड करने के लिए आपने रेडियस की वैल्यू को 36 पर सेट कर देना है, अल्फा की वैल्यू को 70 पर सेट कर देना है और हार्डनेस की वैल्यू को 0 पर सेट कर देना है। नीचे से कलर बॉक्स से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज स्मूथ बेवल। इसे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसके अंदर पहला ऑप्शन आता है रेडियस का, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। इसकी वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये ग्लो बहुत अंदर तक चला जाएगा और अगर डिक्रीज करते हो तो एजेस के ऊपर एक स्मूथ सा ग्लो ऐड हो जाएगा। फिलहाल के लिए डिफ्यूज एंगल को इग्नोर कर दो और उसके नीचे ऑप्शन आता है स्पेकुलर एंगल का। स्पेकुलर एंगल ये डिसाइड करता है कि ये ग्लो किस साइड पर होगा, लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर। बाकी इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके किसी काम के नहीं हैं। बस नीचे की साइड दो कलर बॉक्स होंगे जो ये डिसाइड करते हैं कि ये ग्लो किस तरह का होगा। फिलहाल के लिए स्पेकुलर एंगल पर आओ और इसकी वैल्यू को 0 पर सेट कर दो। इधर एक की फ्रेम को ऐड कर दो और इस टाइमलाइन से मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए।
इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड कर दो। इस दूसरी की फ्रेम पर आपने इसकी वैल्यू को फुल कर देना है। अब ऊपर डिफ्यूज एंगल वाले ऑप्शन पर टैप करो और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस की फ्रेम पर आपने इसकी वैल्यू को 0 पर सेट कर देना है और लेयर के बिल्कुल शुरू में जाना है। इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड करना है और इधर इसकी वैल्यू को फुल कर देना है। रेडियस की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होती है, तो उसे आपने अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक सेट कर लेना है। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज गॉसियन ब्लर। इसके लिए मैं इसी लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इस आइकन पर टैप करना है और इधर इस ऑप्शन पर टैप करना है। दोबारा इन डबल लेयर्स पर टैप करो और इधर इस डुप्लीकेट लेयर वाले ऑप्शन पर टैप कर दो। ऊपर वाली लेयर पर टैप करना है और इसके अंदर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर देना है। अब इसके अंदर एक ही ऑप्शन होगा स्ट्रेंथ का, उसकी वैल्यू को आपने इंक्रीज करना है। जैसे ही आप इंक्रीज करोगे तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसे भी आप एक परफेक्ट सा ग्लो ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका असल यूज मैं आपको अभी समझाता हूँ। इधर से बैक आओ और इस नीचे वाली लेयर को हाइड कर दो। हाइड करने के लिए आपने इस आई पर टैप करना है। अगर हम किसी एक लेयर के ऊपर ऐड करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज इनर ब्लर। इसे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसके अंदर एक ही ऑप्शन होगा स्ट्रेंथ का, उसकी वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये ज्यादा ब्लर होता है और डिक्रीज करते हो तो ये कम ब्लर होता है। इसके नीचे ऑप्शन आता है आइट्रेशन का, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट 2 सिलेक्ट है, उसे 2 ही रहने दो क्योंकि ये अलाइट मोशन वाली रिकमेंड करते हैं। नीचे की साइड लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज मोशन ब्लर। इसके लिए मैंने एक शेप ऐड कर ली है और उसे की फ्रेम्स की मदद से कुछ इस तरह की एनिमेशन भी दे दी है। अब सिंपली इसके अंदर मोशन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर दो। इसका फायदा ये होगा कि जब भी अपनी लोकेशन को चेंज करेगा तो उस दौरान इसके अंदर एक परफेक्ट सा ब्लर अप्लाई हो जाएगा, जिसे हम मोशन ब्लर कहते हैं। ये किन किन चीज़ों पर अप्लाई होगा वो नीचे की साइड लिखा हुआ भी है। 4 से 5 ऑप्शंस होंगे जो ऑलरेडी इनेबल होंगे। इसके अंदर एक ही ऑप्शन आता है ट्यून का। इसकी वैल्यू को जितना आप ज़्यादा करोगे इतना ही ब्लर अप्लाई होगा एनिमेशन के दौरान। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज 4 बैकग्राउंड कलर। इसे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसके अंदर आपको 4 कलर बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। इस इफेक्ट की मदद से आप अपने एक बैकग्राउंड के अंदर 4 कलर्स को ऐड कर सकते हो। हर एक कलर बॉक्स के नीचे पोजीशन का ऑप्शन दिया गया होगा, जिधर से आप उस स्पेसिफिक कलर की पोजीशन को सेट कर सकते हो। नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको ब्लेंड और अल्फा का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अल्फा की वैल्यू को अगर आप हाई करते हो तो ये कलर्स ज्यादा विजिबल होंगे और अगर ब्लेंड की वैल्यू को फुल करते हो तो कुछ इस तरह का बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा। नीचे की साइड ब्लेंडिंग मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सिलेक्ट होता है, उसे आपने टच नहीं करना और अगर चेंज करना भी चाहते हो तो उसे मल्टीप्लाई पर सेट करना, अदरवाइज आपके बैकग्राउंड के कलर्स चेंज हो जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगी। अगर एक अच्छा सा बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते हो तो कलर 1 एंड कलर 3 के अंदर दोनों कलर सेम होने चाहिए और कलर 2 एंड कलर 4 के अंदर भी दोनों कलर सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आपको की फ्रेमिंग की नॉलेज है तो उसे आप और भी ज्यादा अच्छे तरीके से एनिमेट कर सकते हो। बस ये चीज आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। इससे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। सैचुरेशन की वैल्यू ये डिसाइड करती है कि आपका कलर कितना डीप होगा। अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो आपकी वीडियो की क्वालिटी बेहतर होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू को जैसे ही आप बहुत ज्यादा कर दोगे तो कलर्स बहुत ज्यादा डीप हो जाएंगे, जो कि अनप्रोफेशनल लगते हैं। इसके नीचे ऑप्शन आता है वाइब्रेंस का। ये भी आपके कलर्स को डीप करने के ही काम आता है, लेकिन ये उन कलर्स को ज्यादा इफेक्ट करता है जो लो होते हैं, यानी ऐसे कलर्स जिनकी क्वालिटी ऑलरेडी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा डाउन है। इसके अलावा नीचे की साइड भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, उससे भी आप रीड कर सकते हो। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज एक्सपोजर एंड गामा। इससे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, एक्सपोजर, गामा, ऑफसेट। एक्सपोजर आपके ऑब्जेक्ट की ओवरऑल ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, यानी इसकी वैल्यू को अगर आप हाई करते हो तो आपके ऑब्जेक्ट की ओवरऑल ब्राइटनेस ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इधर गामा का ऑप्शन भी ब्राइटनेस को ही कंट्रोल करता है, लेकिन ये उन हिस्सों को ज्यादा इफेक्ट करता है जिनकी क्वालिटी ऑलरेडी डाउन होती है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके नीचे ऑप्शन आता है ऑफसेट का। फिलहाल के लिए इसे इग्नोर कर दो। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। इसे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इधर ब्राइटनेस का ऑप्शन आपके ऑब्जेक्ट की ओवरऑल ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। अगर आप कंट्रास्ट की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो जो कलर आपका ब्राइट था वो और ज्यादा ब्राइट होना शुरू हो जाएगा और जो कलर आपका डार्क था वो और भी ज्यादा डार्क होना शुरू हो जाएगा। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज यू शिफ्ट। इसे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसकी वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपके ऑब्जेक्ट के कलर्स खुद ब खुद शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी आपके ऑब्जेक्ट के सारे कलर्स खुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाएंगे।
आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज स्कैटर फील्ड। इसे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। जैसे ही इस इफेक्ट को आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड करोगे तो आपके ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगी। इस इफेक्ट के अंदर हमें पहला ऑप्शन पोजीशन का देखने को मिल जाता है, जो कि मल्टीपल कॉपीज की पोजीशन को कंट्रोल करता है। इसके नीचे हमें डेंसिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो ये डिसाइड करता है कि ये कॉपीज नंबर्स में कितनी होंगी। इसकी वैल्यू को आप इधर से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा नीचे की साइड भी एक ऑप्शन होगा, उसे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। इसके नीचे हमें एवोल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से हम इन कॉपीज के अंदर मोशन ऐड कर सकते हैं। मोशन को कैसे ऐड करना है वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए नीचे वाले ऑप्शन पर टैप करो। सीड, ये आपके ऑब्जेक्ट की रैंडम अरेंजमेंट को चेंज करने के काम आता है। मिसाल के तौर पर ऊपर जो बॉल्स हैं, आप उनकी पोजीशन से अनसेटिस्फाई हो, उनकी पोजीशन को सेट करने के लिए आपने इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। जैसे ही आप इंक्रीज करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। इंक्रीज करने पर ये अपनी डिफॉल्ट पोजीशन को छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके नीचे ऑप्शन आता है स्केल का। स्केल की वैल्यू को अगर आप कम करते हो तो ये बाल स्क्रीन से दूर जाना शुरू कर देंगे, और अगर ज्यादा करते हो तो ये बाल स्क्रीन के पास आना शुरू कर देंगे। इसके नीचे ऑप्शन आता है साइज का। साइज का ऑप्शन ये डिसाइड करता है कि ये बाल कितनी छोटी होगी, कितनी मोटी होगी, एक्सेट्रा। इसके नीचे ऑप्शन आता है एंगल का। मेरी कंडीशन में एंगल वाला ऑप्शन यूजलेस है, क्योंकि मैंने सर्कल पर इस इफेक्ट को ऐड किया हुआ है। ये ऑप्शन आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के काम आता है। इसके नीचे दोनों जो ऑप्शंस हैं उन दोनों को इग्नोर कर दो और इधर इस अमाउंट वाले ऑप्शन पर टैप करो। इस ऑप्शन की मदद से भी आप इन कॉपीज की अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हो। इसके नीचे ऑप्शन आता है फेड का। फेड की वैल्यू को अगर आप कम करते हो तो ये बॉल्स ज्यादा विजिबल होंगे, बट ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ठीक है, इसे आपने टच नहीं करना। इसके नीचे ऑप्शन आता है अल्फा का। अल्फा का ऑप्शन ओपेसिटी को कंट्रोल करता है। और आखिर पर ऑप्शन आता है स्लैक का। स्लैक की वैल्यू को अगर आप कम करते हो तो आपकी बॉल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह हो जाएगी। इसके नीचे ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग मोड का। इसे भी आपने टच नहीं करना। और सबसे आखिर पर ऑप्शन आता है कलरिंग का। इसकी मदद से आप इन बॉल्स के कलर्स को चेंज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप इधर 3 कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसकी मदद से एक बेहतरीन सी एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले पोजीशन वाले ऑप्शन पर आओ और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइम लाइन से थोड़ा सा आगे जाओ और दूसरी की फ्रेम को ऐड कर दो। दूसरी की फ्रेम पर मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, आपने अपनी कंडीशंस के मुताबिक चेंज कर लेना है। अब नीचे की साइड एवोल्यूशन वाले ऑप्शन पर टैप करो और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। लेयर की बिल्कुल स्टार्ट में जाओ और इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड कर दो। दूसरी की फ्रेम पर आपने एवोल्यूशन की वैल्यू को चेंज कर देना है। नीचे की साइड स्लैक वाले ऑप्शन पर टैप करो और उसे फुल 100 कर दो। आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज पेज कर्ल। इसे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इधर सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रोग्रेस का। अगर इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो इस तरह ये कर्ल होकर स्क्रीन से बाहर जाता है, और अगर डिक्रीज करते हो तो बिल्कुल इसी तरह कर्ल होकर स्क्रीन के अंदर आता है। इसके नीचे ऑप्शन आता है रेडियस का। आपने इसके ऊपर टैप करना है। अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, और डिक्रीज करते हो तो ये बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा। इसके नीचे ऑप्शन आता है एंगल का। आपने इसके ऊपर टैप करना है। ये ऑप्शन ये डिसाइड करता है कि ये कर्ल साइड किस साइड से अपीयर होगी। अल्फा के ऑप्शन के बारे में आप जानते हो। इसके नीचे ऑप्शन आता है ब्लर का। अगर ध्यान से देखो जो पेज हमने ऐड किए हुआ है उसके नीचे शेडो भी है। ये ऑप्शन ये डिसाइड करता है कि ये शेडो कितना ब्लर होगा। इसके नीचे ऑप्शन आता है बैक ऑफ लेयर। आपने इसके ऊपर टैप करना है। इधर सबसे पहले आपको एक कलर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जिधर से आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ये कलर आपके ऑब्जेक्ट के बैक साइड अपीयर होता है। इसके नीचे ऑप्शन आता है अल्फा का, जो कि ओपेसिटी को कंट्रोल करता है। उसके नीचे ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग मोड का। इधर बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई सिलेक्ट होगा, उसे आपने चेंज नहीं करना। अगर आप नॉर्मल सिलेक्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसके नीचे ऑप्शन आता है शाइन का। आपने इसके ऊपर टैप करना है। इसके अंदर भी आपको कलर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, अल्फा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये शाइन आपके ऑब्जेक्ट के बैक साइड पे अपीयर होता है। इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्पेकुलरिटी। इसकी वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये जो बैक साइड पे शाइन है ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, और अगर डिक्रीज करते हो तो ये पूरी लेयर के ऊपर फैल जाएगा। दोबारा ब्लेंडिंग मोड वाले ऑप्शन को इग्नोर कर दो और नीचे ड्रॉप शेडो वाले ऑप्शन पर टैप करो। बैक साइड पे शेडो कैसा होगा वो इस ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इधर एक कलर बॉक्स और अल्फा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिनको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके नीचे ऑप्शन आता है फ्रंट शेडो। आपने इसके ऊपर टैप करना है। इसकी प्रोग्रेस की वैल्यू को थोड़ा सा मैं डिक्रीज करता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। डिक्रीज करने के बाद आपने दोबारा नीचे की साइड जाना है और ब्लेंडिंग मोड के अंदर नॉर्मल सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। आप फिलहाल के लिए इस इफेक्ट को डिलीट कर दो और दोबारा इसको ऐड कर लो। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसकी सेटिंग बहुत ज्यादा चेंज कर दी है।
बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही आपने प्रोग्रेस की वैल्यू को इतना इंक्रीज करना है कि ये पेज आपके फ्रेम से बाहर चला जाए। ये करने के बाद आपने इधर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इस टाइमलाइन से मैं 2 सेकंड आगे जा रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकते हो। इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड करना है, दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने प्रोग्रेस की वैल्यू को इंक्रीज करना है। सारे इफेक्ट्स को एक वीडियो के अंदर कवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, इसलिए इस पर मैं पार्ट 2 ज़रूर अपलोड करूंगा। इसके अलावा चंद एक इफेक्ट्स पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाकर उनको भी वॉच कर सकते हो।